नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में समझते हैं पैरेलल रेजोनेंस को। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो क्लास। एक सरल पैरेलल सर्किट में एक रेजिस्टेंस के साथ दोनों रिएक्टिव एलिमेंट का पेयर इंडक्टर और कैपेसिटर अगर सप्लाई के साथ आपस में पैरेलल कनेक्ट हो, सर्किट कंडीशंस रेजोनेंस पे होगी अगर ये वोल्टेज और करंट आपस में सेम फेज में हो और सर्किट में जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट का बिहेवियर होता है वैसा यूनिटी पावर फैक्टर एग्जिस्ट करता हो। अर्थात रेजोनेंस इस आरएलसी पैरेलल सर्किट की वो कंडीशन है जिसमें रिएक्टिव एलिमेंट एल और सी की प्रेजेंस होने के बावजूद भी करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ गए हैं और ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये स्थितियां आती हैं उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं और रेजोनेंस की कंडीशंस पे इंडक्टर और कैपेसिटर का जो ससेप्टेंस है वो इक्वल और आउट ऑफ फेज होकर नेट ससेप्टेंस 0 बना देता है और ऐसी स्थिति में जो सर्किट का एडमिटेंस है वो सिर्फ आर पार्ट का कंडक्टेंस हो जाता है जो आर का इनवर्स है और ऐसे सर्किट में करंट V बाई आर जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट होता है उस तरह से आ जाता है। करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस एंगल 0 होने से यूनिटी पावर फैक्टर पे सर्किट वर्क करता है। दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर रिलीज करने वाली जो रिएक्टिव प्रॉपर्टी है वो सप्लाई सोर्स की फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के साथ बदलती है। एक रेजोनेंस पोजीशन पर दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट में एक मैचिंग की कंडीशंस आ जाती हैं और इनकी एनर्जी स्टोर रिलीज करने वाली प्रॉपर्टी मैच होने की कंडीशंस में कैपेसिटिव सर्किट का ससेप्टेंस और इंडक्टिव सर्किट का ससेप्टेंस इक्वल हो जाता है, नेट ससेप्टेंस 0 हो जाता है और बिना किसी सोर्स के एनर्जी या करंट सप्लाई के भी एल और सी का ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो एक की एनर्जी दूसरे को और दूसरे से वापस पहले को आपस में एक्सचेंज क्रिया के दौरान एक टैंक सर्किट कहलाता है। ऐसे पैरेलल एलसी टैंक सर्किट्स का इस्तेमाल हम फिल्टर नेटवर्क्स में करते हैं और इनकी मदद से कोई खास एसी फ्रीक्वेंसीज को सेलेक्ट या रिजेक्ट करने का काम किया जाता है। रेजोनेंस के दौरान इस एल और सी के पैरेलल टैंक सर्किट में लोकल एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का करंट सर्कुलेट होता है और इस सर्कुलेशन के लिए वो सप्लाई से कोई करंट नहीं लेता और ये जो पूरा आरएलसी सर्किट जो सप्लाई से करंट ले रहा है उससे कई गुना ज्यादा करंट यहाँ लोकल एल और सी के बीच में सर्कुलेट करता है। हमारा एलसी टैंक सर्किट रेजोनेंस की कंडीशंस में करंट के ऐसे ऑसिलेशंस बनाता है जो इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एनर्जी के एक्सचेंज से रिजोनेंट होके आपस में मैचिंग और अनुनाद की स्थितियां होने से पैदा होते हैं और अनुनाद की स्थिति के दौरान एक इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर या रिलीज कर रहा है वही एग्जैक्ट अमाउंट की एनर्जी कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज या स्टोर कर रहा है। अर्थात कैपेसिटर की रिलीज इंडक्टर में स्टोर हो रही है और इंडक्टर के रिलीज कैपेसिटर में स्टोर हो रही है और दोनों इक्वल अमाउंट की एनर्जी को लगातार आपस में बैक एंड फोर्थ एल और सी के बीच में एक्सचेंज करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान सप्लाई से किसी भी करंट या एनर्जी की इस टैंक सर्किट को जरूरत नहीं रहती है। रेजोनेंस के समय ये एलसी टैंक सर्किट एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है और जो सर्किट में जो सप्लाई वोल्टेज लगी हुई है वो सिर्फ सर्किट के रेजिस्टेंस पार्ट को करंट फ्लो करती है और एक आरएलसी सर्किट रेजोनेंस के समय प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करने लगता है। एसी सप्लाई में पैरेलल सर्किट्स को एनालाइज करते समय हम जो कॉमन सप्लाई वोल्टेज होती है उसे एक रेफरेंस फेजर बना के हॉरिजॉन्टल लाइन पर ले लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग पैरेलल ब्रांच के करंट फेजर्स को ड्रॉ करके सभी करंट्स को वेक्टर मेथड से ऐड करके टोटल करंट निकाल सकते हैं। एक ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता है कि हम हर ब्रांच के एडमिटेंस को जिसमें रियल पार्ट कंडक्टेंस और इमेजिनरी पार्ट ससेप्टेंस है उसे कॉम्प्लेक्स एडमिटेंस प्लेन पर ड्रॉ करें और हर ब्रांच के एडमिटेंस को जोड़ के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट एडमिटेंस कंडक्टेंस से कंडक्टेंस और ससेप्टेंस से ससेप्टेंस जोड़ के प्राप्त कर लें और इक्विवेलेंट एडमिटेंस से I = VY फॉर्मूले से टोटल करंट निकाल लें। हम किसी भी पैरेलल सर्किट के एडमिटेंस को Y से डिनोट करते हैं जिसका रियल पार्ट कंडक्टेंस G से डिनोट होता है और कैपेसिटिव ससेप्टेंस प्लस J टाइप
हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया जाता है और इंडक्टिव ससेप्टेंस को -J टाइप हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से 90 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज ड्रॉ कर दें। यहाँ जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस पार्ट का इनवर्स हो जाएगा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इनवर्स हो जाएगा और वो ओमेगा सी हो जाएगा। और इंडक्टिव ससेप्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात का उल्टा, प्रेरणिक प्रतिघात ओमेगा एल तो उसका उल्टा ये 1/ओमेगा एल। प्रेरकत्व में अधिकल्पित प्रवेश्यता इंडक्टिव ससेप्टेंस BL हो जाएगा। रिजोनेंस के समय एडमिटेंस का ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाता है। दोनों कैपेसिटिव ससेप्टेंस और इंडक्टिव ससेप्टेंस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और नेट रिएक्टेंस 0 हो जाता है। इस कंडीशन में हम पा रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के साथ ये रिलेशन रखती है और इस पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट रिजोनेंस होता है। तो रेडियन पर सेकंड में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC आ गई है। और अगर हम इसी को हर्ट्ज में पढ़ना चाहें तो 2π का डिवीजन करने पे हर्ट्ज में एक पैरेलल सिंपल RLC सर्किट की रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC आ गई है। और हम देख पा रहे हैं कि सीरीज रिजोनेंस सर्किट में और पैरेलल रिजोनेंस सर्किट में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के मैग्नीट्यूड सेम आते हैं। तो हम कह सकते हैं L और C चाहे सर्किट में सीरीज में जुड़े या पैरेलल में जुड़े, रिजोनेंस की कंडीशन की फ्रीक्वेंसी दोनों स्थितियों में सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में एक जैसी रहती है। रिजोनेंस के समय जब LC टैंक सर्किट में कैपेसिटिव ससेप्टेंस और इंडक्टिव ससेप्टेंस में बैलेंस हो गया है, जो अधिकल्पित प्रवेशता है प्रेरणिक परिपथ की और धारितीय परिपथ की, वो जब आपस में संतुलित हो गई है, अनुनादित हो गई है, तो परिपथ में नेट ससेप्टेंस शुद्ध अधिकल्पित प्रवेशता 0 हो गई है और ऐसी स्थिति में सर्किट की रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गई है, एडमिटेंस 0 हो गई है और यहां कोई करंट फ्लो की आवश्यकता नहीं होगी। लोकल L और C म्यूचुअल एनर्जी एक्सचेंज से करंट का सर्कुलेशन करेंगे, लेकिन सप्लाई से इस LC सर्किट को किसी भी प्रकार के करंट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जो सप्लाई का करंट है वो सिर्फ रजिस्टिव पार्ट का करंट रह जाएगा और वोल्टेज और करंट दोनों आपस में सेम फेज होने पे, फेज डिफरेंस 0 होने पे सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा और R के समांतर में अनंत इंपीडेंस होने के कारण इस इक्विवेलेंट सर्किट का इंपीडेंस मैक्सिमम रिजोनेंस के समय R के बराबर हो जाएगा और सर्किट का करंट मैक्सिमम इंपीडेंस के साथ या मिनिमम एडमिटेंस के साथ मिनिमम हो जाएगा। तो पैरेलल रिजोनेंस की स्थितियों में सर्किट में एडमिटेंस और करंट मिनिमम और इंपीडेंस मैक्सिमम हो जाता है। एक पैरेलल RLC सर्किट में रिजोनेंस के आसपास सर्किट का इंपीडेंस किस तरह से बदलता है उसे समझते हैं। अगर एक RLC पैरेलल सर्किट को ऐसी अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, तो ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर के रिएक्टेंस हैं, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरणिक प्रतिघात XL ओमेगा L फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटर का धारितीय प्रतिघात XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा C फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी बदलने से इनके रिएक्टेंस या रिएक्टेंस का उल्टा, पैरेलल सर्किट के एनालिसिस में हम जब एडमिटेंस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके रिएक्टिव L और C कंपोनेंट के ससेप्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बदलते हैं। जो हमारा कैपेसिटिव ससेप्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उल्टा, वो +J टाइप है और उसका फार्मूला हो गया ओमेगा C और ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। वहीं इंडक्टिव ससेप्टेंस -J टाइप होता है, अर्थात अगर वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में लेंगे तो L की करंट इंडक्टिव ससेप्टेंस के अलोंग -J लाइन में हॉरिजॉन्टल रेफरेंस वोल्टेज कंडीशन से 90 डिग्री लैग करती हुई कंडीशंस पर आएगी। इंडक्टिव ससेप्टेंस का फॉर्मूला 1/ओमेगा L बता रहा है कि यह फ्रीक्वेंसी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर लगातार बढ़ेगा। तो अगर यहाँ एक फिक्स्ड वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाई जा रही है तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस बढ़ने से कैपेसिटिव सर्किट का करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ससेप्टेंस के समानुपाती बढ़ेगा। वहीं एक इंडक्टर का करंट और इंडक्टिव ससेप्टेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इनवर्स रिलेशन रखते हैं और एक रेक्टेंगल हाइपरबोला की भांति फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इंडक्टिव सर्किट का करंट या इंडक्टिव ससेप्टेंस घटेगा। जब एक पैरेलल सर्किट में L और C दोनों पैरेलल कनेक्ट हो और सर्किट की फ्रीक्वेंसी बदली जा रही है तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस या कैपेसिटिव सर्किट का करंट फ्रीक्वेंसी के साथ एक लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशन रखता हुआ और इंडक्टर का करंट या इंडक्टर का ससेप्टेंस एक इनवर्स रेक्टेंगल हाइपरबोला कैरेक्टरिस्टिक रखता
है तो दोनों ससेप्टेंस का जो नेट डिफरेंस है वो सर्किट का नेट ससेप्टेंस हो जाता है। किसी एक फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस बराबर हो गया है, उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव ससेप्टेंस कैपेसिटिव ससेप्टेंस से ज्यादा है और सर्किट का नेट नेचर इंडक्टिव है, ऐसी स्थिति में सर्किट का टोटल करंट वोल्टेज से लैग करता होगा। और जो नेट ससेप्टेंस है वो आप देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे लगातार घटता है और रेजोनेंस पे ये 0 हो जाता है। ससेप्टेंस के प्रोपोर्शनली एल और सी का दोनों का कॉम्बिनेशन टैंक सर्किट का सप्लाई से करंट होगा, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे तेजी से घट के रेजोनेंस पे 0 हो रहा है। रेजोनेंस से ज्यादा फ्रीक्वेंसियों पे कैपेसिटिव ससेप्टेंस इंडक्टिव ससेप्टेंस से ज्यादा हो जाएगा। सर्किट की नेचर जिस तरह का ससेप्टेंस ज्यादा है उसी तरह का करंट ज्यादा हो जाएगा, तो सर्किट की नेचर कैपेसिटिव करंट ज्यादा होने से कैपेसिटिव हो जाएगी। और अगर आप ज्यादा कैपेसिटिव ससेप्टेंस से कम इंडक्टिव ससेप्टेंस का डिफरेंस निकालते हैं तो ये डिफरेंस आप देखिए, ये जो लाइनें हैं वो मैग्नीट्यूड बता रही है और ये लाल कर्व उस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो नेट ससेप्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी को 0 से बढ़ाने पे बहुत ज्यादा वैल्यू से घट के 0 होता है और उसके बाद दोबारा इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता चला जाता है। रेजोनेंस की दोनों तरफ ससेप्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन कुछ सिमेट्री रखता है, लेकिन बहुत कम फ्रीक्वेंसियों पे और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसियों पे वेरिएशन में सिमेट्री नहीं है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की स्थिति में इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस की वैल्यू बराबर हो गई है और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर हमारे सर्किट में लॉसलेस इंडक्टर और कैपेसिटर हैं तो एलसी पैरेलल सर्किट का नेट ससेप्टेंस इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे 0 हो जाएगा। रेजोनेंस की स्थिति में एलसी टैंक सर्किट का नेट ससेप्टेंस या एडमिटेंस 0 हो गया है और नेट रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने पे ये ओपन सर्किट कंडीशंस पे आ गया है और सप्लाई ने सिर्फ रेजिस्टेंस ब्रांच में इन फेज करंट भेजना है और सर्किट का यूनिटी पावर फैक्टर पे मैक्सिमम इंपीडेंस के साथ मिनिमम करंट आ जाएगा। एक आरएलसी सर्किट में आर भाग का जो कंडक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता नहीं है और कंडक्टेंस का नेट रिएक्टेंस के साथ नेट रिएक्टेंस 0 से फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे पहले घटता है, रेजोनेंस पे 0 होके वापस बढ़ता है और नेट रिएक्टेंस और कंडक्टेंस का जो फेजर सम है टोटल एडमिटेंस यहाँ लाल कर्व से हमने शो किया है वो रेजोनेंस के समय मिनिमम हो गया है। एडमिटेंस का उल्टा इंपीडेंस एक पैरेलल आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस के समय मैक्सिमम आर के बराबर हो गया है। एक पैरेलल आरएलसी सर्किट को अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई देते हैं तो उस सर्किट का इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से बदलता है उस वेरिएशन को समझते हैं। पैरेलल सर्किट के एनालिसिस में इंपीडेंस की बजाय हम एडमिटेंस को एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। एडमिटेंस का रियल पार्ट कंडक्टेंस है जो रेजिस्टेंस का उल्टा 1/R है और कंडक्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी बदलने पे भी बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है और हमारा जो एडमिटेंस है वो कंडक्टेंस और इमेजिनरी पार्ट ससेप्टेंस अधिकल्पित प्रवेशता का वेक्टर समेशन है। रेजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसीज पे जब इंडक्टिव ससेप्टेंस कैपेसिटिव ससेप्टेंस से ज्यादा है, नेट ससेप्टेंस -J टाइप इंडक्टिव है और नेट ससेप्टेंस की वैल्यू बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा है। जो नेट ससेप्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे काली रेखा के अनुरूप तेजी से घटता है और अनुनादी फ्रीक्वेंसी पे नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस की वैल्यू बराबर होने पे 0 हो जाता है और अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्तियों पे कैपेसिटिव ससेप्टेंस धारतीय अधिकल्पित प्रवेशता जब प्रेरणिक प्रवेशता से ज्यादा हो जाती है तो ये बढ़ने लगता है और हमारे सर्किट की नेचर कैपेसिटिव होती है और इस समय कैपेसिटर सर्किट करंट ज्यादा लेता है तो करंट लीडिंग फेज एंगल के साथ आ जाता है। कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का वेक्टर समेशन पाइथागोरस से इस रेड लाइन के अनुरूप हमारे सर्किट का एडमिटेंस है और आप देखेंगे कि एडमिटेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे पहले घटता है, अनुनाद पे ये मिनिमम कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है और उसके बाद दोबारा बढ़ता है। एडमिटेंस का उल्टा सर्किट का इंपीडेंस है और आप देखिएगा कि जब एडमिटेंस ज्यादा है करंट आसानी से सर्किट में जा रहा है और जब एल और सी के बीच में नेट ससेप्टेंस ज्यादा है या अधिकल्पित प्रवेशता ज्यादा है, एल और सी का ये जो कॉम्बिनेशन करंट लेगा वो आर के करंट के साथ जुड़कर टोटल करंट को ज्यादा कर देगा। एडमिटेंस ज्यादा होने का मतलब है करंट ज्यादा और करंट रोकने की इंपीडेंस प्रतिबाधा कम होना और जब एडमिटेंस लाल रेखा के अनुरूप तेजी से घटता है तो नीली रेखा के अनुरूप हमारा इंपीडेंस बढ़ता है। वो अनुनादी आवृत्ति पे अधिकतम होके बाद में फिर वापस घटने लगता है क्योंकि अनुनादी से उच्च आवृत्तियों पे हमारे सर्किट में एडमिटेंस बढ़ने लगता है क्योंकि एल और सी का ये जो नेट कैपेसिटी
इंडक्टिव ससेप्टेंस है वो करंट ड्रॉ करके रेजिस्टेंस करंट के साथ मिलके सर्किट की एडमिटेंस को बढ़ा लेता है। अनुनाद की स्थिति में इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस अधिकल्पित प्रवेश्यताएं प्रेरकत्व और धारिता परिपथ की समान होने से शुद्ध अधिकल्पित प्रवेश्यता नेट ससेप्टेंस यहाँ काली लाइन से दिख रहा है, रिजोनेंस के समय 0 हो गया है। हमारे सर्किट का एडमिटेंस कंडक्टेंस के साथ ससेप्टेंस का फेजर समय और अनुनाद के समय जब ससेप्टेंस अधिकल्पित प्रवेश्यता शून्य हो गई है तो हमारा सर्किट की एडमिटेंस प्रवेश्यता सिर्फ कंडक्टेंस चालकता भाग के G के बराबर हो गई है। रिजोनेंस की अवस्था में इंडक्टिव भाग का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री फेज में पीछे रहने वाला और कैपेसिटिव भाग का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहने वाला मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया है और ये दोनों आपस में ऑपोजिट फेज के करंट लोकल सर्कुलेट हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में ये एलसी सर्किट इक्वल और ऑपोजिट इंडक्टर और कैपेसिटिव करंट के कॉम्बिनेशन के कारण सप्लाई के लिए एक ओपन सर्किट जैसी कंडीशंस हो गई है और एलसी टैंक सर्किट सप्लाई से जब कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो हमारी सप्लाई का करंट मिनिमम सिर्फ रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस भाग का करंट भर रह जाएगा। तो सर्किट का जो लाल रंग से एडमिटेंस है वो करंट का रिप्रेजेंटेशन है और रिजोनेंस पे क्योंकि एडमिटेंस मिनिमम हो गया है तो सर्किट का करंट भी मिनिमम हो गया है। रिजोनेंस और उसकी आसपास की फ्रीक्वेंसियों में एक पैरेलल आरएलसी सर्किट में करंट का वेरिएशन को हम समझ सकते हैं। पैरेलल सर्किट में करंट को समझने के लिए हमने वोल्टेज को रेफरेंस फेजर बना के हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोक लेना है और जो रेजिस्टेंस का करंट वोल्टेज की सेम फेज में इंडक्टर ब्रांच का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ और कैपेसिटर ब्रांच का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता हुआ फेजर डायग्राम में करंट फेजर डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आरएलसी सर्किट का जो टोटल करंट है उसका रियल पार्ट वोल्टेज का इन फेज रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस का करंट है और कैपेसिटिव ससेप्टेंस और इंडक्टिव ससेप्टेंस का जो डिफरेंस करंट है वो नेट रिएक्टिव करंट हो गया है। अगर कैपेसिटिव करंट ज्यादा है या कैपेसिटिव ससेप्टेंस ज्यादा है तो ये प्लस जे टाइप होगा। दोनों करंट का जो डिफरेंस है इंडक्टिव करंट अगर ज्यादा है कैपेसिटिव करंट से तो माइनस जे टाइप जो रिएक्टिव करंट है वो रियल करंट के साथ पाइथागोरस कैलकुलेशन से टोटल करंट दे सकता है। ध्यान रहे यहाँ रेजिस्टेंस का करंट सप्लाई की अगर वोल्टेज V है तो V इंटू जी या V बाई आर हो सकता है जहां G इस ब्रांच की कंडक्टेंस और R रेजिस्टेंस है। इसी तरह से इंडक्टिव ब्रांच का करंट V BL हो सकता है जहां BL इस ब्रांच का ससेप्टेंस अधिकल्पित प्रवेश्यता है और अधिकल्पित प्रवेश्यता और रिएक्टेंस इनवर्स होते हैं तो हम इंडक्टर के करंट को V अपॉन XL लिख सकते हैं। V अपॉन 2 पाई FL सीधा हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी और कैपेसिटर का करंट V BC हो जाएगा जहां BC कैपेसिटर की अधिकल्पित प्रवेश्यता कैपेसिटिव ससेप्टेंस है और कैपेसिटिव ससेप्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इनवर्स है तो कैपेसिटर करंट V अपॉन XC हम कैलकुलेट करें वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 2 पाई FC आ गया है। अनुनाद की अवस्था में L का करंट और C का करंट इक्वल मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट फेज में होने से नेट रिएक्टिव करंट 0 होने से हमारी सर्किट का टोटल करंट केवल रेजिस्टेंस का करंट मिनिमम हो जाता है। एक पैरेलल आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस और रेजोनेंस के आसपास की कंडीशंस पे जब फ्रीक्वेंसी बदलती है तो फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में जो रेस्पॉन्स है यहाँ लाल कर्व से हमने शो किया है उसे समझा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी 0 से जब बढ़ाई जाती है तो हमारा करंट रेस्पॉन्स एक मैक्सिमम हाई मैग्नीट्यूड से तेजी से घट के रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम केवल कंडक्टेंस पार्ट या रेजिस्टेंस पार्ट के करंट V बाई आर लेवल पे आके एक बार फिर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो जाएगा। हमारे एक पैरेलल सर्किट में करंट को एडमिटेंस पैरामीटर से अगर हम समझें जो कंडक्टेंस और नेट ससेप्टेंस है वो सर्किट के करंट को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा कंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं बदलता तो रेजिस्टिव पार्ट का करंट एक फिक्स वोल्टेज पे फिक्स मैग्नीट्यूड का रहता है। लेकिन जो L और C का टैंक सर्किट है उसका नेट रिएक्टेंस शुरू में इंडक्टिव नेचर का है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे तेजी से घटता है तो उस LC सर्किट में जो शुरू में बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव सर्किट द्वारा ज्यादा करंट लिया जा रहा था और नेट इंडक्टिव करंट टोटल करंट को यहाँ लाल रंग में ज्यादा बना रहा था, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक साथ इंडक्टिव करंट कम होता है कैपेसिटिव करंट बढ़ता है, दोनों का डिफरेंस तेजी से घटता है और अनुनाद पे जब दोनों इंडक्टिव और कैपेसिटिव करंट इक्वल हो गए थे नेट LC रिएक्टिव पार्ट का करंट 0 हो गया था तो हमारा सर्किट का टोटल करंट भी मिनिमम हो गया था। तो हम पा रहे हैं कि रेजोनेंस के समय इंडक्टिव ससेप्टेंस और कैपेसिटिव ससेप्टेंस इक्वल होने पर नेट
ससेप्टेंस 0 होने पे करंट कम है, और रेजोनेंस से दोनों कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पे जब नेट ससेप्टेंस बढ़ता है तो एलसी टैंक सर्किट का करंट भी बढ़ता है, और उस एक्स्ट्रा करंट से हमारा जो टोटल करंट है, लाल कर्व से हम देख सकते हैं, वो बढ़ता है। एक व्यवहारिक आरएलसी पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस के समय जो सप्लाई सिर्फ कंडक्टेंस पार्ट का, रेजिस्टेंस पार्ट का करंट ले रही है, उससे कई गुना ज्यादा इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ये लोकल सर्कुलेटिंग करंट हो सकता है। लेकिन ये दोनों करंट इक्वल और ऑपोजिट फेज के होने से जो टोटल करंट यहाँ टैंक सर्किट बनाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एल और सी का करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। इनफैक्ट यहाँ एल में जो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज होके कैपेसिटर को जा रही है, और कैपेसिटर जब एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है तो वो इंडक्टर के साथ अपनी रिएक्टिव एनर्जी का टू एंड फ्रो म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और उस एक्सचेंज से यहाँ अनुनाद के समय ये सर्कुलेटिंग करंट सप्लाई करंट से कई गुना ज्यादा हो जाता है। रेजोनेंस के समय सर्किट का टोटल एडमिटेंस मिनिमम है और इंपीडेंस मैक्सिमम है, तो ऐसी स्थिति में सर्किट का करंट मिनिमम होता है, तो हम आरएलसी पैरेलल सर्किट को एक रिजेक्टर सर्किट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां एक खास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम सप्रेस या रिजेक्ट करने का काम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं। एक पैरेलल रेजोनेंस में सप्लाई का करंट कम होने के बावजूद भी एल और सी में लोकल करंट कई गुना ज्यादा हो सकता है, तो इस तरह के घटनाक्रम को हम जो पैरेलल आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस के समय होता है करंट रेजोनेंस भी कहते हैं। पैरेलल रेजोनेंस के इंपीडेंस और करंट के ये जो ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ हमने ड्रॉ किए हैं वो सीरीज रेजोनेंस जैसे ही दिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पैरेलल रेजोनेंस में ये जो नीले रंग का इंपीडेंस का ग्राफ है वो सीरीज रेजोनेंस में करंट का कर्व था, और ये जो करंट का कर्व पैरेलल रेजोनेंस में लाल रंग से हमने दिखाया है वो सीरीज रेजोनेंस के लिए इंपीडेंस का कर्व था। तो इंपीडेंस और करंट के मैक्सिमा और मिनिमा रेजोनेंस की स्थितियों में सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस में आपस में उल्टे हो गए हैं, तो हम सीरीज रेजोनेंस को तो रेजोनेंस कहते हैं और पैरेलल रेजोनेंस को उल्टी नेचर होने के कारण एंटी रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। एक पैरेलल आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस के समय सेलेक्टिविटी या क्वालिटी फैक्टर को समझा जा सकता है। इसे हम एक रेशो के रूप में डिफाइन करते हैं, जो हमारे एलसी टैंक सर्किट में लोकल सर्कुलेटिंग करंट्स होता है और जो सप्लाई का करंट होता है उसके रेशो को हम क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। और हम टैंक सर्किट में कैपेसिटर के करंट को यहाँ फार्मूले में लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस ही हम आउटपुट लेते हैं, और ये सप्लाई का करंट हो गया। रेजोनेंस के समय सप्लाई करंट सिर्फ कंडक्टेंस पार्ट का करंट है V/R, और कैपेसिटर का करंट उसी सप्लाई वोल्टेज से V/XC हो गया है। V कॉमन है दोनों वोल्टेज, तो R और XC का ये रेशो हमारे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर हो गया है। हम XC की जगह 1/2πfc जब लिखते हैं तो हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हो गया है 2πfRC। यहाँ जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf है रेजोनेंस पे 1/√LC, वो वैल्यू अगर हम रखें तो हमारे क्वालिटी फैक्टर का रूप आ जाता है सर्किट के रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के साथ इस तरह का। और हम देख रहे हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला है वो सीरीज रेजोनेंस के फार्मूले से उल्टा है, और ये हम समझ भी सकते हैं। एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट में सप्लाई की कंपैरिजन में एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज का मैग्निफिकेशन या एम्प्लीफिकेशन होता है, वहीं एक पैरेलल रेजोनेंस में सप्लाई करंट की तुलना में एल और सी की टैंक सर्किट में करंट का एम्प्लीफिकेशन होता है। तो एक सीरीज रेजोनेंस वोल्टेज मैग्निफिकेशन है और पैरेलल रेजोनेंस करंट मैग्निफिकेशन है, और दोनों के क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले एक दूसरे से इनवर्स हैं। वहां क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था XL/R, जो इससे बिल्कुल उल्टा आता था। एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ सेलेक्टिविटी या रिजेक्शन करने की प्रॉपर्टीज को हम बैंडविड्थ से समझते हैं, और एक इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं। बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसियों का समूह है जिसमें सर्किट का इंपीडेंस मैक्सिमम रेजोनेंस कंडीशन के इंपीडेंस के 70.7% वैल्यू से अधिक रहता है। अगर एक आरएलसी सर्किट को कांस्टेंट करंट सप्लाई दी जाए तो रेजोनेंस के समय सारा करंट कंडक्टेंस पार्ट या रेजिस्टेंस में जाके मैक्सिमम पावर बनाएगा, और इन दोनों बैंडविड्थ के पोजीशंस पर, जिन्हें हम हाफ पावर पॉइंट्स कहते हैं, जब नेट ससेप्टेंस कंडक्टेंस के बराबर है तो हमारा टोटल करंट तो √2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन कंडक्टेंस में करंट और नेट ससेप्टेंस में करंट बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि कांस्टेंट करंट के ड्राइव में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तुलना में इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे पावर आधी रह जाती है, और इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसीज पे नेट रिएक्टेंस कंडक्टेंस के बराबर है और हमारा एडमिटेंस लाल लाइन पे देखिएगा वो रेजोनेंस एडमिटेंस जो जी के बराबर है उससे √2 टाइम्स हो जाता है। आशा है आज के इस लर्निंग वीडियो से पैरेलल आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ सर्किट के एडमिटेंस का वेरिएशन और करंट के वेरिएशन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ क्या है ये भी समझ में आ गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ और सुधरेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नए लर्निंग लेसन के साथ।